नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी लोगों को एलके सर का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में, जिसमें मैं आप सब लोगों के साथ सॉल्ट एनालिसिस को डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों, सॉल्ट एनालिसिस रिसेंटली ही सिलेबस में ऐड हुआ है। लास्ट 1-2 साल से इसके ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो इस बार भी सॉल्ट एनालिसिस से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आप लोग जब स्टडी करते हैं तो आपको बड़ा टफ लगता होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। मानता हूँ याद रखनी है, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश कर दी है कि इसको आसान कर दिया जाए। तो यदि एक लेक्चर को आप सुन लेते हैं, ये ज़्यादा समय का, ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं रहेगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा, प्यारा सा लेक्चर होगा। और लेक्चर के एंड में मैंने बहुत सारे सवाल जो है वो डाल दिए हैं। तो इनको ज़रूर सॉल्व करना। जेई मेंस में इसको नहीं पूछते हैं, जेई एडवांस के लिए ही ये सिलेबस में आता है। मेंस में अगर आ गया तो चुटर पुटर एक आध सवाल कभी आ गया तो आ जाता है। जैसे कि जो स्कूल में जो लैब प्रैक्टिस आप करते हैं उससे एक आध सवाल कभी कभी आ सकता है, लेकिन वो बहुत ही साधारण होगा। हालांकि एडवांस का सवाल भी साधारण ही होता है, सरल ही होता है, उसके अंदर कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। 3 मुद्दे हैं हमारे पास आज। सबसे पहले बताऊंगा कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की कैसे जाती है, उसका पर्पस कैसे है, मतलब उसका प्रोसीजर कैसे रहता है। फिर उसके बाद एनायन को पहले टेस्ट किया जाता है, फिर कैटायन को टेस्ट किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने सॉल्ट एनालिसिस को 2 पार्ट में बांट दिया है कि सॉल्ट एनालिसिस 2 तरीके से होती है। एक तो होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो इसे ऑलरेडी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा दिया जाता है, जहां पर आप लोगों ने लीबिग्स मेथड, डुमास मेथड ये सब पढ़ा होगा। तो वहां स्टोइकियोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज आता है। स्टोइकियोमेट्री का हिसाब लगा करके आप कौन कितना है वो पता लगा सकते हैं। ये जनरली एनायन के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हाउ मच इज प्रेजेंट ये आप बात पता लगा सकते हैं। जबकि हमारे आज के सेशन का जो मुद्दा है बच्चों, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस कि भैया कौन प्रेजेंट हो, कौन हो तुम। तो पता लगाते हैं उसके अंदर केटायन और एनायन मौजूद होते हैं। तो उसके 2 टेस्ट होते हैं बच्चों, एक होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट और एक होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। मैं कन्फर्मेटरी टेस्ट को बार बार सीटी स्कैन बुलाऊंगा। सीटी स्कैन जानते हो ना, सीटी स्कैन जानते हो ना बस वही है, कंफर्म करना है, उसका सीटी स्कैन करेंगे लास्ट में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि सॉल्ट एनालिसिस करने का प्रोसीजर क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सॉल्ट दी जाएगी लेबोरेटरी के अंदर, या फिर जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि या तो वो कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल हो सकता है या फिर वाटर में इनसोल्यूबल होगा। अगर वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर पर सोल्यूबल नहीं है तो हम पहले हीट करके उसको बॉईल करके ट्राई करते हैं कि सोल्यूबल हो जाए। अगर वो सोल्यूबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हमें उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, आपको डिजोल्व करना है। डिजोल्व करना है बड़ा ही स्मॉल अमाउंट को, बड़े ही स्मॉल अमाउंट को आपको डिजोल्व करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है। गिवन सॉल्ट को इनफ डिस्टिल्ड वाटर में, ध्यान रखिएगा आपको डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है। डू नॉट यूज टैप वाटर, डू नॉट यूज टैप वाटर। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर आते हैं सल्फेट, ये इम्प्यूरिटीज आ जाती है। तो बेरियम वगैरह की जो एस्टिमेशन है, उसकी क्वांटिफिकेशन जो है ना वो खराब हो जाएगी। उसकी जो क्वालिफिकेशन, मतलब हम जब चेक करते हैं ना कि बेरियम मौजूद है या नहीं है, तो फिर वो दिक्कत कर देगा। टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो टेस्ट एनायन का पहले किया जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका प्रीलिमिनरी के बाद उसका सीटी स्कैन करना है। लास्ट में बच्चों आपको कैटायन को करना होता है। पहले आपको एनायन करना है, उसके बाद आपको कैटायन करना है। यदि आपने ऑर्डर को ऊपर नीचे कर दिया तो आपके आंसर गड़बड़ा सकते हैं और शायद आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाए। तो सर एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें ऑब्जर्वेशन क्या नोट करनी है, हमें ध्यान क्या देना है कि कैसे कंफर्म करेंगे कि टेस्ट में ये वाला आयन था या नहीं था। तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। या तो हो सकता है कोई स्मेल निकल आए, हो सकता है कि चेंज हो जाए कलर, हो सकता है कि कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, हो सकता है कि कोई गैस निकलने लग जाए। मोस्टली आप देखेंगे कि गैस निकल रही है या फिर कोई ना कोई प्रेसिपिटेट आ रहा है या कलर चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह। ये 3-4 ही मेजरेबल विजुअल ऐसे चेंजेस हैं जो आपको तुरंत पता चल जाते हैं कि अरे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है वो कंफर्मेटरी टेस्ट से होगा, प्रिलिमिनरी से आइडिया लगता है दोस्त, ठीक है कि नहीं।
तो हमारे पास जो एनायंस होते हैं बच्चों, उन्हें एनायन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है ना। एनायन को हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। या रेडिकल से इसका कोई संबंध नहीं है, रेडिकल नाम का कोई भी इसके अंदर काम नहीं है, बस इतना समझना है एनायन कहां से आता है, एसिड से आता है। एनायन कहां से आता है, एसिड से आता है। तो हमारे पास ये हैं, ये 5 लोग, ये 5 लोग हैं हमारे पास, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। मैं आपको अभी डिटेलिंग समझाऊंगा। ये 5 लोग हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, नाइट्राइट एंड एसीटेट। सिलेबस में हमारे एसीटेट नहीं है, सिलेबस में हमारे एक और नाइट्राइट भी ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमें ये 3 लोगों को जरूर पढ़ना है। मैं हालांकि सब पढ़ाऊंगा आपको। फिर उसके बाद नाइट्रेट है, और उसके बाद हेलो है। हेलो में कौन कौन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सलेट है, एंड सल्फेट एंड फॉस्फेट। सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये सारे के सारे लोग हैं। काउंट कर लेते हैं एक बार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास 12 एनायंस है। फिर आ जाते हैं कैटायन की बात। अब कैटायन क्योंकि बेस से आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेसिक रेडिकल। इसके अंदर बच्चों हमारे पास बहुत सारे हैं, सभी हमको नहीं पढ़ने। मैं हालांकि आपको चार्ट सारों का दे दूंगा, लेकिन क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैंगनीज 2+, जिंक 2+, अमोनियम, बेरियम 2+, मैग्नीशियम 2+, लेड 2+, कॉपर 2+, आयरन 3+, एल्यूमिनियम 3+, निकल 2+, कोबाल्ट 2+। कितने हैं ये देखते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ जाते हैं हमारे पास बच्चों 11। हालांकि मैं और आगे जाकर के डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा और इनको बढ़ा दूंगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखते हुए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। आप इतना सीखे हैं कि सबसे पहले आपको सॉल्ट को पानी में मिलाना है। वो टैप वाटर नहीं होना चाहिए, वो कैसा वाटर होना चाहिए, डिस्टिल्ड होना चाहिए। डिस्टिल्ड का मतलब ये है कि आप पहले उसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद कंडेंस करते हैं, यानी कि इंप्योरिटीज जो होते हैं, सॉल्ट वाली इंप्योरिटीज, वो पीछे रह जाए। पानी के अंदर की जो होती है ना सॉल्ट वाली इंप्योरिटी, वो पीछे रह जाए, ठीक है। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले एनायन को मैंने अब कैटेगराइज कर दिया है, 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें सबसे पहले वाला जो ग्रुप 1 है वो आदमी होगा, वो वाला हमारा एनायन होगा जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट दे देता है डाइल्यूट HCl के साथ। मैंने यहां पर एसिड डाला है, कौन सा डाला है, डाइल्यूट HCl डाला है, एक ऐसा एसिड डाल दिया, और उन्हें ग्रुप नंबर 2 में रख दिया है जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं दे रहे हैं। वो कौन है, फॉस्फेट एंड सल्फेट है। ये 2 लोग होते हैं जो कि H+। अब यार देखो यार कितनी सीधी सी बात, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने इसको H+ ऑफर किया, तो HCl में, और ये जब H ले लेगा HCl में, और ये जब H लेकर के H2CO3 बना लेगा, बताइए स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड तो HCl है। तो HCl आएगा, कहेगा कि मुझे तो अपना H+ देना है, और ये कहेगा कि मैं तो H+ नहीं देना चाहता था, मेरे को लेना पड़ेगा, अब मैं ले लूंगा। तो ये लोग H2CO3 बना लेगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये लोग वीक हैं। सल्फाइड भी बनाएगा, HNO2 बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा, और मेरे पास सल्फेट की बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा, सल्फेट की बात मैं थोड़ी देर में करूंगा, ठीक है। ओके, हालांकि यहाँ पे सल्फेट को नहीं रखना चाहिए, सल्फेट को यहाँ पे नहीं रखेंगे, सल्फेट को नहीं रखेंगे, 1 2 3 सल्फाइट को रखेंगे, है ना, सल्फाइट को रखेंगे, सल्फेट को नहीं रखेंगे, सल्फाइट को रखेंगे। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, SO4 ये है हमारा SO3 2-, इसको ठीक कर देते हैं, SO4 3-, ये है SO3 2-। अब ठीक है, ठीक है। तो क्लास बी में कौन आता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, NO3- एंड CO, एंड हमने यहां पर भी C2 लिखना चाहिए, C2 आएगा, ये C2O4 2-, ये ऑक्सलेट आ गया, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया था, हमारे पास ये थे 1 2 3 4 5, ये 5 लोग आ गए क्लास 1 के अंदर। ये लोग भी डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कुछ कुछ तो कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट दे रहे हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ये प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, मैंने अभी तक कोई बात बताई ही नहीं है, बस कुछ तो कर रहे हैं ये, ठीक है ना, कुछ तो यहाँ पे टेस्ट देते हैं,
प्रिलिमिनरी टेस्ट देते हैं। ये भी दे रहे हैं क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रेट एंड ऑक्सलेट, लेकिन सल्फेट कह रहा है और फॉस्फेट कह रहा है हमें H+ जो तुमने डाला है ना उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। तो अगर सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता है पानी के अंदर तो हमें उसके लिए सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। यहां से सवाल आ जाता है, एक आध सवाल तो यहीं से आ जाता है, एक आध सवाल तो यहीं से आ जाता है। ठीक है जी, देखते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट को बनाया कैसे जाता है। समझे सोडा एक्सट्रैक्ट को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्यों कर रहे हैं हम सर ये? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सोडियम सॉल्ट जो होती है मेरे दोस्तों वो पानी में सोल्यूबल होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो जो पुड़िया दी है, हमें एग्जामिनर ने जो पुड़िया बना करके दी है उसके अंदर जो सामान है, मसाला है, उसके अंदर जो माल है वो पानी में सोल्यूबल हो जाए। तो सोडियम के साथ उसे जलाते हैं, जलाते इन द सेंस सोडियम के साथ उसे मिक्स करते हैं ताकि अब एनायन कैटायन एक्सचेंज हो जाए। कैटायन एक्सचेंज हो जाने के बाद हमारा इंटरेस्ट वाला जो एनायन है वो अब सोडियम के साथ रहे और पानी में डालने से सोडियम अलग और वो एनायन फ्री हो जाए। अब मैं उसका फ्रीली टेस्ट कर सकता हूं। सही है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको Na2CO3 लेना है इन द सॉल्ट टू गेट दी सोडा एक्सट्रैक्ट। इसको सोडा एक्सट्रैक्ट कहते हैं। Since almost all the sodium salts are water soluble, जो Na+ होता है बच्चों वो कैटायन को डिस्प्लेस कर देगा और हमें जो चाहिए एनायन उसे फ्री कर देगा। जो सोडा एक्सट्रैक्ट होता है आपको पता होना चाहिए हल्का सा माइल्ड बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हल्का सा उसके अंदर एसिड जरूर डाल देते हैं। रिएक्शन की शुरुआत करने से पहले या टेस्टिंग की शुरुआत करने से पहले हम उसके अंदर थोड़ा सा एसिड जरूर डाल देते हैं। सोडा एक्सट्रैक्ट की बात हो गई। आइए समझते हैं अब कर क्या रहा होगा। ग्रुप नंबर 1 वाले लोग क्या क्या कर रहे होंगे। जो ग्रुप नंबर 1 के जो पहले लोग हैं जिसके अंदर कार्बोनेट था, हाँ यहां सब कुछ ठीक है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, एसीटेट एंड नाइट्राइट, ये लोग ये कहते हैं कि हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम एक प्रिलिमिनरी टेस्ट देंगे। आइए जानते हैं वो प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन करनी है कौन कौन सी। यदि ये कलरलेस, कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस, कोई टेस्ट नहीं है, कोई इसका स्मेल नहीं है, विद द ब्रिस्क एफरसेंस, बुलबुले बुलबुले बनते हैं, बुलबुल 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 बुलबुले निकल रहे हैं, व्हेन पास्ड थ्रू द लाइम वाटर इट टर्म्स मिल्की। मतलब अगर आपने कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन करी कि ब्रिस्क एफरवेसेंस निकल रही है, अचानक से बुलबुले निकल रहे हैं, उस गैस को आप लाइम वाटर से पास करो और लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है। सर ये तो हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है, क्या बता रहे हो? ये तो हमने पढ़ रखा है। बिल्कुल सही बात समझे आप लोग। CO2 की तरफ ये इशारा कर रहा है और CO2 का सोर्स क्या हो सकता है इसके अंदर? इन सभी के अंदर CO2 का सोर्स जो होगा वो कार्बोनेट होगा। लेकिन ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, कंफर्म्ड नहीं है। अगर आपको एक सड़े हुए अंडे की स्मेल आई, यानी कि रोटन एग स्मेल आए, सर हमें कैसे पता रोटन एग की स्मेल कैसी होती है? मैंने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी समय तक एक अंडे को, एक एग को रखा था, उसे रोट होने दिया था, इतना हो गया था। फिर जब ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, तब मैंने उस एग को जब ब्रेक करके जो स्मेल का आभास करवाया था बच्चों को, बेसिकली पूरे इंस्टीट्यूट में फैल गई थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा टेरिबल स्मेल होती है इसकी, बहुत ज्यादा। जब मैं लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट सल्फर कंपाउंड्स पे किया करता था तो सल्फर कंपाउंड को यूज करने के लिए एक डायरेक्शन दी जाती है कि आपको उसे या तो नाइट टाइम में यूज करना है जब नाइट टाइम में रिसर्च कर रहे हैं, या फिर आपको उसे वैक्यूम हुड में यूज करना है, क्योंकि सल्फर जो होता है ना वो फैल जाता है, हर जगह फैल जाता है और फिर सब लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम, H2S गैस बनेगी, दिक्कत करेगी। आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि अमोनिया या फॉस्फीन होती है वो भी तकलीफ देती है, उसी प्रकार से H2S भी एक तकलीफ देने वाली गैस है। सल्फर है ना, चॉकिंग सी फील होने लगती है, स्मेल बहुत टेरिबल होती है, आप उसे झेल नहीं सकते। बेसिकली ये है मेरा कहने का मकसद। तो ये डायरेक्शन होती है, या तो रात में करिए ताकि नंबर ऑफ पीपल जो है लेबोरेटरीज में वो कम से कम हो और एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो, और दूसरा ये एक सुझाव होता है कि आप उसे वैक्यूम हुड में करिए ताकि जो भी सल्फर के वेपर निकल रहे हैं वो वैक्यूम उसे सक कर ले।
ठीक है ना। तो वो किसकी तरफ इशारा करेगा, H2S की तरफ इशारा करेगा और उसका सोर्स S2 माइनस सल्फाइड ही हो सकता है। तीसरा, अगर आपको ऐसा लगे कि बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसे आ सकती है, एक अपना बाल ले लीजिए और उसे रख दीजिए अब कैंडल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी होती है, ठीक है ना। दिवाली के समय पर, वैसे भी दिवाली बहुत नज़दीक है, दिवाली के समय पर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कभी कभी दिए को जला रहे हैं और अगर आपके बहन के या आपके सिस्टर के या जो भी है घर में जिनके लंबे बाल हैं, तो वो दिया जलाते जलाते गलती से उनके बाल जो हैं वो दिए में लग गए तो स्मेल आती है। ऐसा मैंने महसूस किया था जब मैं छोटा होता था। तो मेरी जो सिस्टर हैं, मैं जब दिया जला रहा हूँ, साथ में दिवाली मना रहे हैं, तो गलती से उसके बाल जल गए और मैं कह रहा था अरे वाह, ये तो बर्निंग सल्फर स्मेल है। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे उसके बाल बचाने चाहिए, अपनी सिस्टर के बाल लेकिन मैं कह रहा था अरे वाह, हैंड्स प्रूव्ड, ये आ गए यहाँ पे सल्फर की स्मेल बर्निंग सल्फर की स्मेल। और वो कहाँ से आएगी, SO2 से आएगी। सल्फर जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कहाँ से आएगा, SO3 2- से आएगा, सल्फाइड से आएगा। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों ने विनेगर की स्मेल को तो डेफिनेटली आपने ट्राई किया होगा। घरों के अंदर एप्पल साइडर विनेगर होता है या फिर विनेगर को सब किसी न किसी किचन के अंदर जब भी कुछ बनाया जाता है तो उसमें जरूर डाला जाता है। आपके घर में, किचन में, फ्रिज में होगा। ओके, तो ये एसिटिक एसिड की स्मेल होती है। ब्राउन कलर की जो गैस आ जाती है बच्चों, जो ब्राउन कलर की जो गैस होती है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो ब्राउन कलर की जो गैस होती है, ठीक है, तो वो होती है कौन सी, NO2 गैस की तरफ इशारा करती है। किसको, NO2 की को इशारा करती है। और ये नाइट्रेट से आएगा, NO2- से आएगा। और अगर बच्चों इफ एनी वन ऑफ दिस गैस इज इवॉल्व्ड, द ग्रुप नंबर 1 के जो क्लास A है उसके एनायन की एक पुष्टि हो जाती है। हाँ, ये हो सकते हैं, है ना। इनसे अलग अलग हमने अंदाजा लगा लिया, ये आया तो कैसे, ये आया तो क्या होगा, ये आया तो क्या हो सकता है। लेकिन अभी कंफर्मेटरी सीटी स्कैन इनका बाकी है। तो सबसे पहले सीटी स्कैन कर लेते हैं किसका, हम करेंगे कार्बोनेट का। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसे समझना है। कार्बोनेट को समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया हुआ था, Na2CO3। आपने उसको सॉल्ट के साथ मिलाया हुआ था, याद आ गया। आपने सोडियम लिया था। जो भी आपके पास सॉल्ट दिया हुआ हो जिसके अंदर आपको शक हो कि कार्बोनेट है, आपने उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया है। अब वो Na2CO3 की प्रेजेंस में है। याद करो, हल्का सा एसिड हमने डाला था ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन हमारे पास जो पहला ही रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl ही है। डाइल्यूट HCl डाला आपने, हल्का सा हीट किया, आपको NaCl मिलेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो H2CO3 मिला है, आपको पता होना चाहिए H2CO3 इज नॉट स्टेबल। हीट करते ही वो CO2 लिबरेट कर देता है, CO2 लिबरेट कर देता है। तो ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट। फिर आते हैं लाइम वाटर टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया, जो CO2 रिलीज हो रही है उसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में भिगो देते हैं तो उसे कहा जाता है सस्पेंशन, मिल्क ऑफ लाइम। फिर उसको आप फिल्टर कर लो, जितना भी डिजोल्व हुआ होगा, जितना डिजोल्व हो गया होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसे लाइम वाटर कहा जाता है। अब लाइम वाटर के अंदर आपको CO2 को डालना है। CO2 को जैसे ही डालेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा, वो मिल्की मिल्की बन जाएगा, एक टर्बिडिटी आ जाएगी। लेकिन हमारा मन नहीं भर रहा है, हमने कहा और CO2 डालो, और CO2 डालो। और ज्यादा CO2 डाल देने से बच्चों, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि और ज्यादा CO2 डालने से सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि सोल्यूबल है। तो पहले मिल्कीनेस आई, फिर मिल्कीनेस चली गई, पहले हाई फिर बाय। समझ में आया? ठीक है, ये हुआ हमारा पहला। इसी का एक दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या करेंगे अपन, जो हमारे पास सोडा एक्सट्रैक्ट था ना Na2CO3, उसके साथ आप AgNO3 को डाल दीजिए, आपको मिलेगा Ag2CO3, यानी कि कैटायन हो गए हैं एक्सचेंज। क्या हो गए हैं, कैटायन हो गए एक्सचेंज। और ये भी एक ऐसा सॉल्ट है जिसको हीट करने से ये डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, Ag2O बन जाएगा, और फिर उसके बाद फिर से डिकम्पोज हो जा करके मेटल दे देगा। मेटल सिल्वर बनता हुआ नजर आएगा आपको। आपने सिल्वर मिरर टेस्ट सुना होगा ना, टॉलरेंस मिरर टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट सुना होगा, मैंने इसको पढ़ाया भी है। तो बस वैसा सही आपको फील आनी शुरू हो जाएगी कि सिल्वर मिरर जैसा कुछ बन रहा है। तो कार्बोनेट हुआ कंफर्म। सल्फाइड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सल्फाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या है, आपने जो भी सोडा एक्सट्रैक्ट बना रखा था, सोडियम तो आया ही होगा, साथ में आपने इस बार डाइल्यूट H2SO4 डाला, हीटिंग कर दी, हीटिंग करने से H2S गैस मौजूद हो जाएगी, जो कि रोटन एग स्मेल है।
कंफर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, H2S एसिडिक गैस है। अगर आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम को ढंग से पढ़ा है तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि H2S को वीक डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं, वीक डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सर ये तो एसिडिक नेचर का गैस है, तो हम एक भिगा के गीला करके लिटमस पेपर लेकर के आएंगे। कैसा वाला, एसिडिक जो H2S है ना, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। याद करने का तरीका है BAR, ब्लू लिटमस रेड हो जाता है एसिड से बार। या फिर आप एक लेड एसीटेट का वो लेकर के आएंगे, लेड एसीटेट का पेपर बना हुआ आता है, मार्केट में मिलता है। अगर वो नहीं है तो फिल्टर पेपर लेते हैं, फिल्टर पेपर को इसके सॉल्यूशन में भिगा के ले आते हैं और फिर उसको जहां भी टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, H2S रिलीज हो रही थी ना, उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के आसपास ले आते हैं। मुंह के पास लेकर के आओगे तो वो H2S लेड को पकड़ता है और उसके काले 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 धब्बे बनाना शुरू कर देता है, यानी कि PBS ब्लैक कलर का धब्बे बनाने शुरू कर देता है उस फिल्टर पेपर के ऊपर या फिर उस स्ट्रिप के ऊपर जिसके ऊपर लेड जो एसीटेट है वो था आपके पास। अब उसकी स्ट्रिप्स भी मिलती हैं मार्केट में, मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ कई बार। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को मैंने कई बार किया हुआ है क्योंकि PhD के टाइम पे इनकी आवश्यकता पड़ती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। आप चांद सितारे क्या लगाना चाहेंगे, आप जो चाहें वो वाले चांद सितारे लगाइए, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको बोलिए कि यार ये तो हम मिस ही नहीं कर सकते, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब चांस ही नहीं है कि आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को आप छोड़ के चले जाएं। गजब बात तो ये है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है बच्चों Na2FeCN5। हालांकि ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर NO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है। NO कैसा लिगेंड है, कैटायनिक है, एनायनिक है, कैसा है, आपको वो बताना है। और साथ साथ आपको ये भी बताना है यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो आपको बतानी है। फिर उसके बाद बच्चों जब हमने जो सल्फाइड का जो सोडा एक्सट्रैक्ट बना रखा है तो उसमें मिक्स करते हैं इन दोनों को, इन सभी लोगों को मिला करके एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दो और नो से नोस बना दो, नो से नोस बना दीजिए। इसको वॉयलेट कलर की आभूति होती है, वॉयलेट कलर बनता हुआ नजर आता है, मस्त वॉयलेट कलर। तो देखो आपने एटम इकोनॉमिकल रिएक्शन कर ली, जितनी भी सारी आपने यहाँ पर एटम्स लेके सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं। 2 सोडियम यहाँ थे, 2 सोडियम यहाँ, 4 हो गए। 1 सल्फर यहाँ था, 1 सल्फर यहाँ आ गया। NO था, NO आ गया। साइनाइड 5 थे, 5 आ गए। 1 आयरन था, 1 आयरन आ गया। वॉयलेट कलर आ जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रीलिमिनरी टेस्ट देखते हैं NO2 माइनस के लिए। सबसे पहले आपके पास जो सोडा एक्सट्रैक्ट है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आपके पास NaNO2 आ चुका होगा। फिर डाइल्यूट H2SO4 लिया, हीट किया तो HNO2 बनता है। फिर आपने NaNO2 को डाइल्यूट HCl से करवा के देखा। अगर आपके पास H2SO4 मौजूद नहीं है उसकी आपके पास लेबोरेटरी में अवेलेबिलिटी, तो यहां से NO2 गैस मिलेगी। और आप जानते हैं NO2 गैस कैसी है भैया, ब्राउन कलर की गैस है। कैसी है, भूरी है, ब्राउन कलर की गैस है। हमारे जो मेरा जो टाउन है, मेरे पड़ोसी के पास एक भैंस थी, उस भैंस का नाम तो भूरी, तो उसकी याद आ गई मुझे अचानक से, उसकी याद आ भूरी, तो भूरी है ये। तो HNO2 कहीं पर एक किसी ना किसी एक कैरेक्टर भी होता है, किसी ने भूरा। HNO2 को अगर आपने हीट किया बच्चों, आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आपने डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन को मेरे से सीखा है, मैंने आपको अमाइन चैप्टर में पढ़ाया है। और HNO2 जो होता है एक वीक एसिड है और डिकम्पोज भी हो जाता है। तो किसका सोर्स है, ये NO का सोर्स होता है। तो NO जब ऑक्सीजन से मुलाकात करता है तो ये एक वही भूरी गैस बना देता है। तो जितने भी नाइट्राइड्स हैं बच्चों, AgNO2 के अलावा बाकी सारे के सारे क्या है, पानी में मस्त सोल्यूबल हो जाते हैं। ये हुआ नाइट्राइड का प्रिलिमिनरी टेस्ट। कंफर्म टेस्ट इसका मात्र एक है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक सल्फानिलिक एसिड का ज्विटर आयन है।
सल्फानिलिक एसिड का एक तरीके से आपने इसका सॉल्ट बना दिया, सल्फानिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड का आपने एक सॉल्ट बना दिया। अब उस सॉल्ट को आपको क्या करना है, HNO2 यानी कि डायजोटाइजेशन करनी है, वही टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री मेंटेन करते हुए। फिर आपके पास ऊपर ये आ गया। अब इस इंसान को हम लोग ये है अमीन लगा रखा है मैंने, ये नेफ्थलीन देख रखे हो, और मैंने यहां पर क्या लगा रखा है, NH2 लगा रखा है। आपने नेफ्थोल का नाम सुना है, ये हो गया आपका नेफ्थाइलमाइन, ये हो गया आपका नेफ्थाइलमाइन, नेफ्थोल OH, नेफ्थाइलमाइन क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। अब इसकी पैरा पोजीशन क्योंकि एक्टिवेटेड हो रखी है, ये वाले दोनों यहां से क्या करेंगे, एसिटिक एसिड गायब हो जाएगा, और एसिटिक एसिड जब यहां से गायब हो जाएगा तो आपको बच्चों एक कंपाउंड मिलेगा जिसमें N डबल बॉन्ड N यानी कि एक प्रकार की एजोडाई मिल जाएगी। ये होना चाहिए, ये N2 है, N2 विद अ पॉजिटिव साइन। इसको मैं ठीक कर देता हूं, ये है N2, ये N2 है, N2, ये N2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। ये N2 क्या है, N डबल बॉन्ड, ये वाला नाइट्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं। इसके साथ कार्बन, ये वाला पैरा वाला कार्बन एजोडाई बनाएगा, है ना, आपने पढ़ा है ना, ये ऑरेंज डाई बनती है, येलो डाई बनती है जब हम फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर हम एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की। कुछ उसी प्रकार का ही एक टेस्ट आ गया है, आपको एक ब्रिलियंट डाई मिल जाती है। तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया है। किसका टेस्ट था मेरे दोस्तों, ये हमारे पास टेस्ट किसका था, नाइट्राइट का टेस्ट था। नेक्स्ट देखते हैं अपन एसीटेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल भी नहीं है। प्रिलिमिनरी टेस्ट तो क्या है, सीधे सीधे आपको एसिटिक एसिड की स्मेल आ जाएगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ कुछ तो हमने बनाया है। फिर उसके बाद बच्चों वही है, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा क्योंकि ये तो एसिड है। फिर उसके बाद आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी के ऊपर कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि सॉल्युबिलिटी के सवाल को फेजान रूल से भी किया जा सकता है। तो जितने भी एसीटेट हैं, सिल्वर का, मरकरी का, कॉपर का, ये सभी के सभी बाकी वाटर सोल्यूबल होते हैं, इनके नहीं होते, ये इनसोल्यूबल होते हैं। अब कर लेते हैं बात बच्चों हम सल्फाइट आयन की। सल्फाइट में सबसे पहले आपको पता है, जब आपने Na2SO3 बनाया उसको हीट कर देंगे। जब आपके पास नाइट्राइट था तो NO2 गैस निकली थी, जब आपके पास सल्फाइट है तो SO2 गैस निकल रही है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जैसे आपने लाइम वाटर टेस्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर भी एक टेस्ट करना है। SO2 डालना है, कैल्शियम सल्फाइट यहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपने एक्सेस डाला, ये तो टर्बिडिटी दिखा रहा था, लेकिन अभी भी टर्बिडिटी है। CO2 के केस में टर्बिडिटी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन यहां पर टर्बिडिटी अभी भी मेंटेन्ड है, ज्यादा SO2 को भी बबल करने से। और एक टेस्ट है बच्चों, आप लोग K2Cr2O7 से भी टेस्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट मैंने लेबोरेटरी में करवाया है बच्चों को, जब मैं लेबोरेटरी एक्सरसाइज भी करवाया करता था। तो K2Cr2O7 में SO2 जब आप इसको मिक्स करते हैं तो ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, ऑक्सीडाइज होकर के सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रीन कलर का एक कंपाउंड मिलता है, क्रोमियम 3+ मिलता है। इसके कलर का ध्यान रखना भैया, क्रोमियम 3+ जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। फिर बात करते हैं अपन, जो हमारे पास आते हैं क्लास बी के, जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है एंड ऑक्सलेट है। सबसे पहले बच्चों, हो सकता है कि आपने जो टेस्ट किया हो, अगर आपने जो ग्रुप नंबर 1 के जो क्लास ए एनायन है, अगर जो रिएक्शन करी, जो पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट किया था, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर वो एब्सेंट है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की तरफ मूव कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि गैस इस बार निकल जाए या कोई भी प्रीलिमिनरी टेस्ट आ जाए। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो वो भी एब्सेंट है। अब ये जरूरी थोड़ी नहीं है पुड़िया के अंदर जितने भी एनायन कैटायन हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे एनायन कैटायन मौजूद होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है, पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि कलरलेस पंजेंट स्मेल आएगी, जो कि क्या कर देगी, ब्लू लिटम्स को रेड कर देगी। तो किसका एक हिंट होगा कि सर यहां आपने H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डाला है, Cl- मौजूद होगा तो HCl गैस बनाएगा, तो Cl का एक इंडिकेशन होगा। फिर दूसरा और क्या हो सकता है कि आपके पास रेडिश ब्राउन गैस हो जाए, वो प्रोड्यूस हो जाए, तो वो Br2 के वेपर्स को हिंट करती है। फिर उसके बाद आपके पास एक वॉलेट कलर के वेपर्स आ जाएं तो वो I2 को हिंट देती है।
ब्राउन कलर्ड गैस आ जाए, ब्राउन कलर्ड गैस कह रहा हूं मैं, पिछली बार आपकी क्या थी, ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर विद पंजेंट स्मेल थी, इस बार सिर्फ उसका कलर है ब्राउन कलर्ड गैस है, NO2 को इशारा कर रही है। तो बच्चों देखिए NO2 माइनस होता है तो भी वो क्या कर रहा है, NO2 गैस प्रोड्यूस करता है। अगर NO3 माइनस एनायन है तो वो भी NO2 गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैंने HCl डाला है, स्टार्टिंग में डाइल्यूट HCl डाला है, तो NO2 माइनस को कंफर्म कर रहा है। NO3 माइनस को कंफर्म करने के लिए आपको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ता है। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच देन टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ये जो होता है ना, ये वाला, ये ब्लू फ्लेम से बर्न करना शुरू कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वाले सारे के सारे हिंट, ये 4-5 वाला हिंट जो होगा वो ऑक्सलेट की तरफ इशारा कर रहा है। आइए बच्चों कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको NaCl लेना है, सोडा एक्सट्रैक्ट रेडी है, मान लेते हैं उसके अंदर क्लोराइड आपने ट्रैप करवा लिया सोडियम के साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाला, हीटिंग करने से आपको HCl के वेपर मिल जाएंगे। या फिर आपने जो NaCl ले रखा है उसके अंदर आप MnO2 डाल सकते हैं। ये वाला जो सॉल्यूशन बना रखा था, MnO2 क्या करता है, इसकी प्रोडक्शन को और ट्रिगर कर देता है, किसकी प्रोडक्शन को, HCl के प्रोडक्शन को ट्रिगर कर देता है, जिससे वो Cl2 गैस बना देता है, इंस्टेड Cl2 गैस निकलती है। यहां से हमें कलर से अंदाजा लग जाता है, येलोइश ग्रीन कलर की गैस निकलनी शुरू हो जाती है। कन्फर्मेटिव टेस्ट बच्चा वही है भाई, HCl है उसमें ब्लू लिटमस को रेड कर लो, या फिर आप अमोनियम क्लोराइड की जो रोड है उससे टेस्ट कर सकते हो। कैसे, ये तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ते हैं इस बात को। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने बात पढ़ी होगी कि एक HCl गैस एक तरफ से लीक हो रही है, एक तरफ से अमोनिया गैस लीक हो रही है, दोनों को एक साथ बुलाओ और दोनों मिल करके अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट कलर के फ्यूम्स बना लेंगे। तो जिस टेस्ट ट्यूब में HCl के गैस के फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो आप एक रोड डिप करके अमोनिया सॉल्यूशन से लेकर के आइए और देखिए दोनों मिल करके एक फ्यूम्स जनरेट करेंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा कि HCl ही था, वो HCl ही होता है। फिर आपके पास AgNO3 या फिर लेड नाइट्रेट टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। क्लोराइड होगा तो AgCl के व्हाइट PPT आ जाएगा, और अगर Cl हुआ तो PbCl2 का व्हाइट PPT आ जाता है। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्रोमाइल क्लोराइड बच्चों ये हम और भी यूज करते हैं, किसमें हम यूज करते हैं इसका, हम ईटार्ड रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, ईटार्ड रिएक्शन में यूज करते हैं। किसकी, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ईटार्ड रिएक्शन आपको नाम से पता होनी चाहिए। तो आपने सॉल्ट लिया जो बनाया था, K2Cr2O7 लिया, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आपको डालना ही था। जब रिएक्शन होगी तो रेड कलर के वेपर्स निकल करके आएंगे। मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। फिर अगर आपने NaOH डाला, अगर आपने NaOH डाल दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CrO4 के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2CrO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर भी मुझे आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे, ठीक है भैया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगर ब्रोमाइड हुआ तो सर सिंपल सी बात लग रही है, फिर से एक बार Br2 वेपर आ जाएंगे। MnO2 डाला तो इसके रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो एनहेंस हो जाएगी, वो ट्रिगर हो जाएगी। जो AgNO3 वाला जो टेस्ट हमने जो क्लोराइड के साथ किया था, बिल्कुल वैसा ब्रोमाइड के साथ करेंगे और इस बार पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। सर ऐसे तो फिर लेड के साथ भी कर सकते होंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ऑफ वाइट कलर का, एकदम डर्टी वाइट, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है। फिर आता है लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ी थी मेरे साथ, जब मैंने पढ़ाई थी, तो उसमें आपने ये सुना होगा मुझसे कि सुनो और CBI करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अनायन की, उसकी एक ये निमोनिक है जिसमें हमने ये देखा था सुनो OCBI, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, टॉप टू बॉटम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को ऑफर किया जाए कि नेगेटिव तुम में से कौन रखना चाहता है, तो क्लोरीन कहता है मैं रखना चाहता हूं। तो बस हमने यही किया, जैसे ही मेरे पास ब्रोमाइड प्रेजेंट था तो मैंने बाहर से Cl2 गैस को पंप किया, Cl2 गैस को इसके अंदर डाला। जैसे Cl Cl2 गैस आएगी, वो कहेगी अरे ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज लिए बैठी है, शर्म नहीं आती, मुझे दो। वो NaCl बन करके Br2 के वेपर्स और Br2 CCl4 के अंदर डिजोल्व भी हो जाता है। तो वहां से कलर आना शुरू हो जाता है और हमें पता चल जाता है एक क्लियर सोल्यूशन मिल चुका है। सर ऐसा ही सेम जो टेस्ट है हम आयोडीन के लिए भी, आयोडाइड के लिए भी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले I2 के वॉलेट वेपर्स, MnO2 डाला तो ट्रिगर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, AgNO3 वाला टेस्ट करेंगे, Agi के आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। सिमिलरली आप PbI2 के क्या बनाएंगे,
येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, टर्मरिक जैसा, एकदम टर्मरिक जैसा होता है। फिर उसके बाद आपने Cl2 गैस को पंप किया, Cl2 गैस से फिर आपको क्या मिल गया बच्चों, ये I माइनस कहेगा कि भैया तुम ले लो इलेक्ट्रॉन, मुझे बनने दो I2, मैं CCl4I2। याद आ रहा होगा आपको, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की रिएक्शन की तरह से रिएक्शन करवाई जाती है एल्कीन की X2 के साथ। उसमें हम लोग यही यूज करते हैं CCl4 and I2, CCl4 and Br2। याद आ रहा होगा, एंटी एडिशन करते हैं, एंटी एडिशन किया जाता है। नाइट्रेट का टेस्ट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। नाइट्रेट के लिए आपने HNO3 को प्रोड्यूस किया है, HNO3 को हीट करने से फिर से एक बार ब्राउन कलर की गैस मिल जाती है। याद करें, NO2 माइनस के लिए भी ब्राउन कलर की गैस और NO3 माइनस के लिए भी ब्राउन कलर की गैस ही निकल रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है, दिल लगा लो एक बार, फिर से दिल लगा लो, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है NO3 माइनस का ब्राउन रिंग टेस्ट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको FeSO4 सॉल्यूशन लेना है, Fe2+ यानी कि Fe2+। नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो होती है वह 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। हमारा काम है कि नाइट्रोजन को करना है रिड्यूस और Fe2+ को करना है ऑक्सीडाइज। तो Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर के Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रेट रिड्यूस होकर के NO में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस NO को हम कन्वर्ट कर किए हुए को ट्रैप करवाएंगे बच्चों आयरन के ही कंपाउंड के अंदर, जिससे एक रिंग में ब्राउन कलर का एक रिंग बन जाता है, रिंग एक कलर आ जाता है। लेकिन बड़ा केयरफुली इस मेथड को अपनाना है आपको। एक सॉल्यूशन आपके पास है सोडा एक्सट्रैक्ट वाला, उसमें FeSO4 डालना है, फिर साइड से वॉल्स के थ्रू आपको H2SO4 डालना है, हौले से धीमे से डालना है। अगर आपने तेजी से डाला तो H2SO4 नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो नीचे जाकर के रिंग बना देगा। अगर आपने FeSO4 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले रखा है तो। अगर आपने FeSO4 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लिया हुआ है, ऑलरेडी वहां पर Fe2+ के साथ साथ Fe3+ की संख्या भी मौजूद है, तो आपका काम नहीं होगा, नाइट्रेट रिड्यूस होगा ही नहीं और Fe2+ ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑक्सीडाइज फॉर्म में लेकर के आए हुए हैं। तो बड़ा ध्यान से इस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ता है, अदरवाइज रिंग आपकी कभी नहीं बनेगी। इसलिए बैकग्राउंड में गाना चलना शुरू हो जाएगा, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात? ये है वो स्ट्रक्चर, ये है वो कंपाउंड जो बनता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है फिर से, NO की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किस प्रकार का लिगेंड है ये, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर क्या है? ठीक है, ओके सर। फिर करते हैं बात ऑक्सलेट की। ये भी हमारे सिलेबस में ज्यादा परेशानी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरे पास सोडा एक्सट्रैक्ट रेडी है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हमने डाला ही था, हीट किया तो अपने कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। ये होती है ब्लू कलर के फ्लेम से जलने वाली गैस। CO2 एक एसिडिक गैस है, CO2 तो एसिडिक गैस है। इसे आप फिर से टेस्ट कर सकते हैं कि एक गैस निकली ब्लू कलर से जल रही है, दूसरी वाली लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, फिर उसके बाद वापस से डिसअपियर कर देगी, मिल्कीनेस को डिसअपियर कर देगी। कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए बच्चों हम लोग कैल्शियम क्लोराइड और ये जो सोडा एक्सट्रैक्ट था दोनों को रिएक्शन करवाते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाता है। पथरी का नाम सुना? पथरी, किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक में फंस जाती है, वो यही है कैल्शियम ऑक्सलेट, वो यही चीज है। हमारी बॉडी में कैल्शियम भी है और अगर हमारी बॉडी में जो यूरिन टेस्ट करते हैं उसके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा चेक की जाती है, तो ये दोनों मुलाकात करते हैं और एक इनसोल्यूबल व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जो कि स्टोन बोला जाता है, किडनी स्टोन बोला जाता है। फिर ग्रुप 2 एनायन के अंदर सल्फेट आ गया है। सल्फेट एंड फॉस्फेट की बात करनी है। सल्फेट क्या करेगा बच्चों? बेरियम 2+ के साथ आप कोई भी पॉली एटॉमिक पॉली एनायन ले आइए, वो उसके प्रेसिपिटेट बना देता है। बेरियम 2+ की मोहब्बत करवा दीजिए आप किसी भी पॉली एनायन की, जैसे कि सल्फेट, जैसे कि फॉस्फेट, वो उनके साथ प्रेसिपिटेट कर देगा, तो यानी कि मजा आ जाएगा। अब आपके पास एक बेरियम क्लोराइड है जो कि सॉल्ट हो सकता है, और आपके पास Na2SO4 है, Na2SO4 है, दोनों की रिएक्शन करवाई और ये प्रेसिपिटेट कर देगा। मैंने कहा मोनो एनायन वाला तो सोल्यूबल हो जाएगा भैया, वो तो सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन बेरियम सल्फेट नहीं होगा। ठीक है, ओके। कन्फर्मेटरी टेस्ट कैसे करते हैं वो समझते हैं। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, फॉस्फेट का सीधे सीधे कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है, इसमें कोई नौटंकी नहीं है, सीधे सीधे हम कन्फर्मेटरी में जाते हैं। आपको डालना है बच्चों अमोनियम मोलिब्डेट, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनियम 2 है, MOO4 है, इसके ऊपर सवाल आ चुका है ना। जितने आपको क्या करना है, Na3PO4, ये आपने सोडा एक्सट्रैक्ट बना करके रखा हुआ है, थोड़ा सा एसिड भी है आपके पास, तो आपने H3PO4 भी बना के रखा हुआ है। अब H3PO4 जो बना आपका एसिड की मौजूदगी में, फिर आपने अमोनियम मोलिब्डेट डाला, ये वाला आदमी आपने डाला HNO3 की प्रेजेंस में। रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाइनली अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिलता है।
उसमें ये सवाल पूछा जाता है बच्चों कि फॉर्मूले में कितने MOO3 कितने आए? 12 आते हैं। कितने आते हैं? 12 आते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग इज वेरी इजी, कुछ इसमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। ये ध्यान रखिए इसके अंदर कितने हैं, ये 12 हैं। ऑलराइट, यस सर। अब बात आती है बच्चों कैटायन की। हमने एनायन को निपटा लिया, अब कैटायन की बारी आती है। कैटायन में भी हमने पार्टीशन कर दिया है, दो तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। एक बच्चों है सूखा टेस्ट यानी कि ड्राई टेस्ट, एक होता है वेट टेस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कैटायन की डिस्कशन, जिसमें अपन लोग सॉलिड टेस्ट करेंगे, एकदम सॉलिड को एज इट इज गर्म कर देंगे, फूंक देंगे, इसको आग लगा देंगे, जला देंगे, अनु मलिक को बुलाएंगे और आग लगवा देंगे। और दूसरी तरफ होता है वेट टेस्ट, यानी कि सॉल्यूशन वगैरह बना करके कुछ 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 तो करेंगे। तो बच्चों सीखते हैं सबसे पहले फ्लेम टेस्ट क्या है। अब फ्लेम टेस्ट करने से पहले पहले फ्लेम को समझते हैं, फ्लेम कैसी होती है। अगर आप लोग ये कैंडल को देखें मेरे दोस्तों, तो आपको दो तरीके के जोन नजर आएंगे। एक तो ये ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला होगा, और ऑब्वियसली एक मिडिल में तो होता ही। मिडिल वाला तो हॉटेस्ट होता है। आप मिडिल, अगर इसको आप बुझाना चाहते हैं तो आप मिडिल से नहीं बुझा सकते, नीचे से बुझाना चाहिए, नीचे से बुझाना चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीजन होता है, नीचे से एकदम विक को यहां से पकड़िए और बुझा सकते हैं आप। सेंटर से बुझाओगे तो आप बुझ जाओगे तो सबसे ऊपर वाला जो है ऑक्सीजन रिच रीजन होता है, इसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम या फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहा जाता है। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम का मतलब है कि रोशनी नहीं देने वाला है, आपको जलाएगा बस, रोशनी नहीं देगा, ठीक है। नहीं, यहां पर कंप्लीट कंबशन हो रखी होती है। तो दो तरीके की मेरे पास फ्लेम है, एक है ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक है रिड्यूसिंग फ्लेम। इसके चलते हम लोग फ्लेम टेस्ट करेंगे। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, कौन से ग्रुप कह रहा हूं मैं? अब पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप नंबर 1 और 2 कह रहा हूं। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप वाला, और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी वाला, तो इनकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो लिथियम जो है कुछ क्रिम्सन रेड जैसा दिखता है, आप यहां पर कलर देख पा रहे होंगे। जो सोडियम होता है गोल्डन येलो जैसा दिखता है। जो पोटासियम प्लस है वो लाइलैक, जो रुबीडियम प्लस है वो कुछ रेडिश ब्राउन के जैसा, थोड़ा सा ब्राउन का टिंज आपको दिख रहा होगा। जो सीजियम है बच्चों वो कैसा दिखता है आपको? वो ब्लू दिखता है। फिर कैल्शियम की बात कर लेते हैं, कैल्शियम ब्रिक रेड जैसा दिख रहा है, ईंट के जैसा फिर आपके पास आ जाते हैं हम बेरियम की बात करते हैं, स्ट्रोंशियम की बात होगी। बेरियम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्पल ग्रीन दिख रहा हो। ग्रीन एप्पल खाया कभी आप लोगों ने? ग्रीन एप्पल हरा हरा। बाकी इनकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप रेडियम को हटा सकते हैं, स्ट्रोंशियम की बात आप हटा सकते हैं, कॉपर, आयरन और बोरॉन, इनके बारे में भी सवाल नहीं पूछेगा, तंग नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। फ्लेम टेस्ट, इनको फ्लेम टेस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले आप बोरेक्स लेंगे, Na2B4O7.10H2O। जैसे आप उसको एक प्लेटिनम का लूप बनाते हैं, जैसे लेबोरेटरी में जब हम एक्सपेरिमेंट किया करते थे तो हमें एक ही लूप दी जाती थी पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी कि जब पीएचडी के दौरान हमें अगर कुछ भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो हमारे पास एक प्लेटिनम वायर दी जाती थी। ये लीजिए भैया, इसकी आगे से कुंडी बना लेते हैं। वो कुंडी को क्या करते हैं आप अब सॉल्ट में डालेंगे, किसमें? बोरेक्स में डालेंगे। बोरेक्स से बहुत सारा बोरेक्स आपने उठा लिया उस कुंडी से। अब आप फ्लेम में ले जाओ, हीट कर दो, हटाओ, हीट कर दो, हटाओ, हीट कर दो, हटाओ, हीट कर दो, हटाओ, हीट कर दो, हटाओ। इस चक्कर में क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना क्रिस्टलाइजेशन वाले, वो लूज कर देता है और फिर ये स्वेल होने लगता है, ये मोटू हो जाता है और कंचा बन जाता है। कंचा समझते हो? मार्बल, गोटी खेली आपने गोटी कभी? वैसा बन जाता है, एकदम क्लियर गोटी बन जाती है। फिर अब उसको हम गर्म कर देते हैं, बहुत गर्म कर देते हैं, और अब उस कंचे को हम डालते हैं सॉल्ट के अंदर। जो भी सॉल्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका है उसमें डाला आपने, आपको नहीं पता उसमें अंदर कैटायन था, एनायन कौन सा कैटायन है अभी नहीं पता हमें, लेकिन हमने डाल दिया उसके अंदर और फिर हमने गर्म कर दिया। अब गर्म करते करते वो जो कंचा होता है अपना रंग बदलने लग जाता है, कभी कभी लाल, पीला, नीला, काला, ये सब ऐसे कलर दिखाने लगता है। हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के कैटायन है कॉपर, क्रोमियम एंड कोबाल्ट। क्रोमियम एंड कोबाल्ट, कॉपर भी कुछ हद तक, आप क्रोमियम एंड कोबाल्ट, इन तीनों को याद रखेंगे, बाकी को भूल जाओ, मैं आई डोंट माइंड। बाकी को चाहे आप ना भी ध्यान रखेंगे, आई डोंट माइंड, ठीक है। ये दो जरूर याद रखने हैं। मैंने आपको बता दिया करीबन 740 डिग्री पे इसको हीट करने से ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड मिलती है, और वो है आपका NaBO2, सोडियम मेटा बोरेट इसको बोला जाता है। सोडियम के ऊपर है +1 चार्ज, या यहां पर मेरे पास सभी के ऊपर 2+2+2+3+2+2+ के चार्ज है, यानी कि मुझे BO2 कितने चाहिए होंगे? सिर्फ 2 चाहिए होंगे। तो आपसे एक तो कलर पूछ सकता है जिसके चांसेस कम है, फॉर्मूला पूछ सकता है जिसके चांसेस ज्यादा है। इनमें से भी क्या याद रखना है आपको? रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर भी जनरली रिड्यूसिंग फ्लेम को याद रखना होता है। जनरली कह रहा हूं, बस अच्छी बात है, आप याद रख लीजिए। कितना आसान है, कोबाल्ट की तो ब्लू 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 ब्लू,
क्रोमियम के लिए ग्रीन 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 ग्रीन। कॉपर के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है, कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर के लिए आप याद रखेंगे कि अगर हॉट है रिड्यूसिंग फ्लेम तो कलरलेस, रेड ग्रीन ब्लू याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स आ जाएंगे। आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाओगे भाई, जहां जाना चाहते हो, बॉम्बे ही क्यों, जोन सी भी आईआईटी आप जाना चाहते हैं। फिर मैंने कुछ सवाल डाल रखे हैं दोस्तों, इन सवालों को मैं इसको कर देता हूं लास्ट में। मैंने सवालों को एक साथ लास्ट में डाल के रखा हुआ है, तो आप उन्हें जरूर सॉल्व करना। हाँ, यहां पे डाल देता हूं। वापस आते हैं, अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आता है बच्चों, फिर ये आ जाता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल टेस्ट। तो एक हम वुडन का ब्लॉक लेते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, छोटा सा खड्डा कर देते हैं, उसके अंदर अपन अब डाल देते हैं नाइट्रेट के, कोबाल्ट नाइट्रेट का एक सॉल्ट डाल देते हैं। फिर एक फूंकनी लेके आते हैं, फूंकनी समझते हो, मतलब एक पाइप होती है, ब्लोइंग पाइप। तो कैंडल ऐसी है हमारे पास या जो भी फ्लेम है, तो उसको ऐसे ब्लो करते हैं ताकि उसकी जो फ्लेम है वो टेढ़ी हो जाए और टेढ़ी होकर के उस छेद की तरफ जाए। अब आप अपना सॉल्ट लेंगे, हो सकता है उस सॉल्ट के अंदर कुछ भी कैटायन हो, लेकिन हमारे इंटरेस्ट के 3 कैटायन कौन कौन से, एक तो होगा हमारे पास जिंक, एक होगा एल्युमिनियम, एक होगा मैग्नीशियम। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना प्लीज। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, आप उसको बर्न कर रहे हैं, पहले से कोबाल्ट नाइट्रेट मौजूद था, तो ये तीनों मिल करके क्या करेंगे, अपना अपना एक ग्रीन कलर का कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, या ब्लू कलर का या पिंक कलर का एक कंपाउंड बना सकता है। ये एक रेयर सिनेरियो है जो किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं बच्चों अपन वेट टेस्ट के ऊपर। जितने भी हमारे पास कैटायन हैं उनके वेट टेस्ट कैसे करते हैं, आपको ये बात बतानी चाहिए। ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं, दिस बेस्ड ऑन केएसपी। केएसपी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे, टॉप टू बॉटम जितने भी हमारे पास जो 10 से लेके जो 6 ग्रुप में दिखाऊंगा आपको, ऊपर से नीचे आते हुए इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ रही है, यानी कि इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए मुझे रिएजेंट की मात्रा ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा सॉल्युबल हो सकते हैं, मुझे और ज्यादा प्रेसिपिटेट करवाने के लिए और ज्यादा रिएजेंट डालना पड़ता है, ज्यादा डालना पड़ता है। पहले वाले सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है उसका नंबर है 0, उसके अंदर बस एक ही बाबू है, उसका नाम है अमोनियम। उसके लिए ग्रुप रिएजेंट जो यूज करते हैं अपन, नेस्लर्स रिएजेंट यूज करते हैं, नेस्लर्स, मैं दिखाऊंगा आपको इसके रिएक्शन भी। फिर कुछ इसके सालों साल पुराने याद करने के तरीके, सालों साल पुराने याद करने के तरीके हैं। आज होगा प्रभात, सुबह हो गई है ना, आप लोग अगर अभी जग रहे हैं तो अभी सुबह हो गई है, या अगर दोपहर को देख रहे हैं या शाम को देख रहे हैं तो सुबह तो हुई थी ना, आज होगा प्रभात, उससे याद रख सकते हैं। होंगे पंजाब के कुत्ते कोड़ी बीमार, सब आसान, याद रखने का तरीका है, सब आसान है। आलू फेंक कर, क्या फेंकना है भाई, आलू फेंकना है। आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, आलू खाओगे ये वही है, आलू फेंक कर। अब ये चलेगा ट्रेंड, आलू फेंक कर, क्या फेंक कर, आलू फेंक कर। तो ये तीसरा, अभी आप परेशान मत हो, सिर्फ इस पे आइए, सिर्फ ये ध्यान दीजिए इस पे। डाइल्यूट HCl डालेंगे यहाँ पे, डाइल्यूट HCl के साथ साथ H2S गैस डालेंगे, लास्ट वाले में अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्या ये दोनों मिलकर के एक बफर बना रहे हैं? अगर बफर बना रहे हैं तो किस प्रकार का बफर बना रहे हैं, एसिडिक बना रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं, मुझे बताना। फिर उसके बाद बच्चों निकोमंजन, निकोमंजन, बस उससे याद रख लेना, भारत सरकार याद हो जाएगा। लास्ट वाला क्या करोगे याद करके, इसमें तो इंपॉर्टेंट है ही बस मैग्नीशियम, बाकी क्या ही है आपको पता है, अल्कली है, पोटासियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है भैया। अच्छा, अब देखते हैं कमाल की बात, हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के अंदर भी लेड था और ग्रुप नंबर 2 के अंदर भी लेड है, कमाल हो गया, याद रखेंगे। एक और बात जो मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, फिर बात चलते हैं बच्चों, ये हमारे पास ओरिजिनल फ्लो चार्ट है, एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया। करते कैसे हैं एक्सपेरिमेंट, आपको सबसे पहले एक सॉल्यूशन बना लेना है सॉल्ट का, फिर आपको रिएक्शन परफॉर्म करनी शुरू कर देनी है। सबसे पहला आपने टेस्ट किया, आपने ट्राई मारा कि मैं डाइल्यूट HCl डालता हूं, चलो मैं डाइल्यूट HCl डालता हूं। सबसे पहले अगर ग्रुप नंबर 1 के किसी भी कैटायन ने रिस्पॉन्स किया, अगर उसने रिस्पॉन्स किया तो उसका प्रेसिपिटेट आएगा, एक छलनी लेना, छलनी में से, मैं वैसे देसी भाषा में कह रहा हूं, छलनी नहीं होती, लिटरली वहां पर एक फिल्टर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे वाला वॉटमैन फिल्टर पेपर कहते हैं, उसका लगाया, फनल पे लगाया और फिल्टर आउट कर लिया। अब कैटायन 1 जो था ना, 1 ग्रुप नंबर 1 का कैटायन वो तो चला गया,
वो तो गया, बचा कौन नीचे, जो पानी बचा है, जो सॉल्यूशन जो बचा है, फिल्ट्रेट जो बचा है, जो डिकेंट बचा है, ये जो मदर लिकर बचा है, इसमें क्या होगा सर? इसके अंदर ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6 का कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी कैटायन हो सकता है। फिर मैं यही प्रोसेस रिपीट करूंगा। अब ये जो नया सॉल्यूशन मेरे पास आया था ना, उसके ऊपर नया वाला टेस्ट करूंगा, मैं इसके अंदर डालूंगा। अब ये नहीं है कि मैं सारा का सारा क्या कर दूंगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन बर्बाद कर दूंगा। पूरे ओरिजिनल सॉल्यूशन के ऊपर मैं उसके कुछ हिस्से कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं डाइल्यूट HCl डाल करके देखा, जो कि ग्रुप नंबर 1 का रिएजेंट है। कुछ रिस्पांस आया, कुछ प्रेसिपिटेट हुआ तो प्रेसिपिटेट हटा दो, बचे हुए के अंदर आप नेक्स्ट का रिएजेंट डालो। कुछ प्रेसिपिटेट हुआ तो फिर से उसको हटा दो। अब बचे हुआ फिल्ट्रेट के ऊपर थर्ड रिएजेंट डालो, फिर कुछ हुआ तो हटा दो। बस ऐसे करते जाना है। समझ में आई मेरी बात? सीक्वेंस समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अब क्या करना है। सबसे पहले अमोनियम प्लस का टेस्ट है, इसको बोला जाता है ग्रुप नंबर 0। ग्रुप नंबर 0 के लिए नेस्लर रिएजेंट, और कुछ करना भी मत, और कुछ करना भी मत। नेस्लर रिएजेंट क्या है? K2HgI4। K2HgI4 अल्कलाइन मीडियम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आपको एक कंपाउंड मिलता है HgO HgNH2। देखो इस प्रकार का फॉर्मूला, जो कि यहां पर थोड़ा ब्लर हो गया है, ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर बच्चों आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये रियल स्ट्रक्चर मिलता है आपको, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोला जाता है आयोडाइड ऑफ मिलियन बेस। आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस भी बोला जाता है। कंफर्म हो गया हमारा। दूसरा टेस्ट आप ये भी कर सकते हो कि जितने भी अमोनियम सॉल्ट होती है ना, यदि आप लोगों ने उसके अंदर बेस डाल दिया, तो वो बेस के साथ और हीटिंग करने से अमोनिया गैस की प्रोडक्शन करता है। पिछली बार हमने HCl को टेस्ट करने के लिए अमोनिया की रोड लाए थे, इस बार मैं अमोनिया को टेस्ट करने के लिए HCl की रोड लेके आऊंगा, दोनों एक दूसरे की बल्ले बल्ले। तो आपको फिर से व्हाइट कलर के फ्यूम्स मिल जाएंगे। हो गया कंफर्म, अमोनियम टाटा बाय बाय। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर 1, जिसका रिएजेंट है हमारे पास बच्चों क्या? डाइल्यूट HCl। मैंने डाला डाइल्यूट HCl, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया आपका। अब वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट किस किस का हो सकता है सर? आज होगा प्रभात, Ag भी हो सकता है, Hg2 याद रखना, ये Hg2 है, यानी कि Hg+1 है, मर्क्यूरस है ये। तो इनमें से कोई भी प्रेसिपिटेट दे सकता है। अब मेरे को यार समझ में नहीं आ रहा, इन तीनों में से प्रेसिपिटेट दिया तो किसने दिया? हॉट कर दो, गर्म कर दो। अगर गर्म करने से बच्चों, अगर आपको गर्म करने से सोल्यूबल होता हुआ नजर आ जाए, इसका मतलब उसमें लेड मौजूद था। लेकिन अगर सोल्यूबल अभी भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो सिल्वर होगा या फिर मर्क्यूरस होगा। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। कंफर्म तो अभी तक भी नहीं हुआ ना। कंफर्म करने के लिए दोस्तों अब आप क्या करेंगे? H2SO4 डालेंगे। H2SO4 डाला और वो PbSO4 की वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। किसके लिए? अब ये इससे पीछे जा रहा हूं मैं, अब इसके ऊपर मत डाल देना H2SO4 लल्ला। ये आपने व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट किया है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं करना। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन के ऊपर वापस से आपने कॉन्सेंट्रेटेड आपने H2SO4 डाल दिया, जिससे PbSO4 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Pb के लिए टेस्ट हो गया। फिर आप पोटासियम आयोडाइड डाल सकते हैं, तो उससे वही थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा था टर्मरिक, बिल्कुल वही PbI2 वाला येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। H2S गैस को अंदर भेज दो। किप्स रिएजेंट होता है, किप्स रिएजेंट, किप्स KIPPS, किप्स अपैरेटस, उससे हम H2S गैस को पास करते हैं। आपको PbS ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट एकदम, अब याद आ रहा ना, मैंने लेड एसीटेट वाला, उसके ऊपर हमने धब्बे बनाए थे सल्फाइड को टेस्ट करने के लिए, वही। फिर आप सोडियम क्रोमेट के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो PbCrO4 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। जनरली जो भी CrO4 के कंपाउंड होते, जनरली कह रहा हूं, वो येलो कलर के होते जनरली। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपन सिल्वर को टेस्ट कैसे करना है। सिल्वर के लिए फिर से मैंने Ki डाल दिया, आप जानते हैं AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो आपके पास AgCl का प्रेसिपिटेट आया था ना, जो पिछली बार जो टेस्ट ट्यूब मौजूद थी, उसके अंदर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे यहाँ पर सिल्वर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी हाइब्रिडेशन बता देना क्या है। सोडियम क्रोमेट डाला था, पिछली बार हमने क्या डाला था भैया? पिछली बार हमने क्या डाला था यहाँ पर? सोडियम क्रोमेट Pb2+ के साथ। इस बार सोडियम क्रोमेट डाल रहा हूं मैं सिल्वर +1 के साथ। क्या मिल जाएगा आपको? ब्रिक रेड, वही ब्रिक रेड, एकदम जो पान वान खा के थूकते हैं ना, वो वाला, वैसा वाला कलर, बिल्कुल वैसा वाला कलर मिल जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रख रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास कैटायन आ गया है ग्रुप 2A एंड 2B। इसके अंदर टोटल 11 एनायंस है। टोटल इसके अंदर 11 एनायंस है। कौन कौन से हैं? एक तो सब आसान,
सब आसान। लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+, 5+, 3+, 5+, 2+, 4+, 6 तो यही हो गए, 2 2 4 2 6, 6 तो यही हो गए। फिर उसके बाद आज होंगे पंजाब के कुत्ते कोड़ी बीमार, है ना, ये होता है इसका मतलब, होंगे पंजाब के कुत्ते कोड़ी बीमार, बीमार उस तरफ है, तो ये हो गए इस प्रकार से। अब समझते हैं क्या करना है। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है। मैंने चेक किया कि फर्स्ट के अंदर कोई भी अमोनियम की तो बात ही नहीं करनी, फर्स्ट का कोई भी प्रेसिपिटेट हुआ ही नहीं है। मैं इसके अंदर ऑलरेडी डाइल्यूट HCl डाल रखा था। अब मैंने इसके अंदर फिर से H2S गैस को किप्स एपरेटस से H2S गैस को भेज दिया। हो सकता है कि सल्फाइड प्रेसिपिटेट, कुछ तो प्रेसिपिटेट हो जाए। अगर हो रहा है तो ये वाले लोग होंगे जो प्रेसिपिटेट हो रहे होंगे, ये वाले जो कि येलो अमोनियम सल्फाइड के अंदर सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। अगर आपको प्रेसिपिटेट मिला तो आप उसे येलो अमोनियम सल्फेट के साथ टेस्ट करके देखना, अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाए तो सब आसान है। तो क्या है, सब आसान है, ठीक है। अगर ये इनसोल्यूबल रहें तो होंगे पंजाब के कुत्ते कोड़ी बीमार। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी के डिफरेंसेस पर मैंने आइडेंटिफाई कर ले इनमें से या तो ये या फिर ये हो सकता है। कौन है अभी तक वो नहीं पता, तो आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं कॉपर 2+ का कन्फर्मेटरी टेस्ट, जिसके लिए मैं NaOH डालूंगा। NaOH डालने से आपको एक व्हाइटिश ब्लू कलर का एक कंपाउंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये तो थोड़ा ज्यादा ब्लू हो गया, थोड़ा व्हाइटिश, मेरे पास कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होनी चाहिए जो मैं आपको दिखा सकूं। व्हाइटिश ब्लू, नो, चलिए आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, आप समझ गए ना, आप लोग समझ गए। व्हाइटिश ब्लू मतलब मैं यहां से ट्राई करता हूं, मैं यहां से ट्राई करता हूं, ये वाला ऐसा, हाँ हाँ ये हो गया ना, क्या रे, ये वाला कलर, अरे कुछ स्काई ब्लू टाइप, बहुत हल्का सा वाइट, हल्का सा वाइट और ब्लू का मिक्सचर है। ओरिजिनली वो वाइट ही है, ओरिजिनली वाइट, लेकिन उसमें अंदर हल्का सा ब्लू का टिंज है, ठीक है जी। अच्छा सर, फिर उसके बाद आप और खूब सारा NaOH डाल दो, कोई चेंज नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला, जैसा था वैसा ही रहेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर सवाल पूछ लेता है, ये बनाएगा वही जो ऊपर बनाया था, कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक व्हाइटिश ब्लू कंपाउंड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से ये डीप ब्लू सॉल्यूशन बना देता है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स। मेरा आपसे सवाल है, निवेदन है, मुझे बताइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडेशन के साथ साथ मुझे इसकी ज्योमेट्री बताइए क्या है, ये दोनों बातें बताएंगे। केसीएन डाल दिया, केसीएन भी एक डर्टी येलो कलर का एक साइनाइड का प्रेसिपिटेट दे देता है। जब आपने केसीएन को एक्स्ट्रा अमाउंट में डाला तो ये एक प्रकार का सॉल्यूशन बना देता है। इसमें भी मैं जानना चाहता हूं इसकी भी हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री दोनों आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। देख पा रहे हो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस जो है ना वो टफ नहीं है, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बना करके सवाल आपसे मस्त मस्त सवाल बना करके पूछ सकता है। एडवांस की बात है भाई, एडवांस में तो पूछा ही जा सकता है। फिर करते हैं एल्यूमिनियम आलू फैक्कर, है ना, आलू फैक्कर की बात करते हैं। फैक्कर आलू फैक्कर, जिस प्रकार से भी आपको इसको याद रखना है। तो अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जी मैंने आपसे सवाल पूछा था किस प्रकार का बफर है, आप लोगों ने अब तक आंसर दे दिया होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉईल करेंगे इसको। क्यों करने सर, बॉईल H2S डाली थी ना भाई, और इसके अंदर आपको डाइल्यूट HNO3 डालना है ताकि पुराना सारा का सारा माल साफ किया जा सके। अब आप नया अपना फ्रेश रिएजेंट डाल रहे हैं जो कि है अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हो सकता है कि फिर से इस बार क्या हो जाए, एक प्रेसिपिटेट सल्फाइड की नहीं होगी, हाइड्रोक्साइड की PPT बनेगी, PPT बन जाएंगी, PPT बन जाएगी। अब उस PPT को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे और साथ में फिल्ट्रेट मिलेगा, उस PPT को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि जो PPT मिली है वो किसकी मिली हो सकता है कि वो हाइड्रोक्साइड की हो, किसकी, आयरन हाइड्रोक्साइड की, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, या फिर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो टेस्ट करते हैं सबसे पहले Fe3+ की। Fe3+ इज इंपॉर्टेंट टू अस एंड एल्यूमिनियम 3+ इज इंपॉर्टेंट। क्रोमियम के लिए चर्चा की ही नहीं जाती। सबसे पहले आप इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, FeCl3 बन जाएगा। अब FeCl3 बना है तो इसमें ब्लड रेड टेस्ट करेंगे, SCN- डालेंगे, ब्लड रेड टेस्ट बन जाएगा। ये कंपाउंड बना है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, FeSCN या फिर इसको FeHCN2-, ये पता होना चाहिए। ब्लड रेड एकदम खूनी लाल रंग होता है, खूनी लाल।
दूसरा एक और टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, K4FeCN6। आप यहां पर केफी जैसे ही डालेंगे एक पर्शियन ब्लू कलर का एक कंपाउंड बन जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि बाहर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अंदर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसे 32 कंपाउंड बोला जाता है, 32 कंपाउंड बोला जाता है, 3:2 कंपाउंड बोला जाता है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए एक बार फिर से, अल्यूमिनियम के लिए फिर से HCl डालेंगे तो AlCl3 बनेगा। अगर आपने डाल दिया क्या इसके अंदर NaOH, तो ये सोडियम अल्यूमिनेट बना देगा, सोडियम मेटा अल्यूमिनेट बना देगा, NaAlO2 बना देता है। ठीक है भैया, तो यहां पर हमने ये भी सीख लिया। ग्रुप नंबर 4 की बात करते हैं। निकोमंजन करेंगे अब सभी लोग, अपने अपने दांत चमकाएंगे। सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे, यहां पर सल्फाइड का पीपीटी आपको मिल जाता है, सल्फाइड का पीपीटी मिलता है ब्लैक कलर का, इनसोल्यूबल, गंदा गंदा से एकदम ब्लैक कलर का मिले तो ये NiS या फिर COOS की तरफ इशारा कर रहा है, निकल होगा या कोबाल्ट होगा। फिर अगर आपको एक पिंक कलर का एक सोल्यूबल पीपीटी मिल जाए तो इसका मतलब वो होता है मैंगनीज, और जिंक कलरलेस पीपीटी देता है। कलरलेस क्योंकि जिंक के पास कोई भी डी में इलेक्ट्रॉन है नहीं जो अनपेयर्ड हो, जो जंप कर सकते हो, इसलिए कोई कलर आएगा ही नहीं। तो निकल की टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है DMG वाला। ये है DMG मेरे दोस्तों, जिसमें से हम एक ऑक्सीजन को नेगेटिव रखते हैं, बाकी दूसरी वाली न्यूट्रल है। देख पा रहे होंगे ये वाली ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये वाली ऑक्सीजन अभी भी न्यूट्रल है। तो DMG के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ऐसे आपके पास 2 DMG हैं, दोनों मिला करके एक दूसरे को क्या कर लेंगे, निकल को 2+ चार्ज दे देंगे। तो एक रोजी रेड कलर मिलता है। कैसा? एकदम रोजी रेड कलर का पीपीटी मिल जाता है। वेरी वेरी एंड ओनली वन एक्सपेरिमेंट ऑफ निकल 2+ के लिए जो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आप देखेंगे ये 5 मेंबर रिंग बन रही है, ये भी 5 मेंबर रिंग बन रही है, ये ऊपर वाली 6 मेंबर रिंग बन रही है, ये वाली 6 मेंबर रिंग बनी है। तो 2 बनती है 5 मेंबर रिंग की, 5 मेंबर की रिंग, और 2 बनती है 6 मेंबर की रिंग मेरे दोस्तों। जिंक 2+ की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इसने कहा था कि मैं कोई कलर नहीं दे रहा, मैं सोल्यूबल भी हूं, तो हमने ZnCl2 बना लिया सबसे पहले। और अगर आपने NaOH डाला तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट डालेगा। ज्यादा NaOH डाल देने से कहेगा मैं क्लियर हो जाता हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वही हरकत करेगा, लेकिन ज्यादा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से कह रहा है अब मैं क्लियर हो जाता हूं। फिर K4FeCN6 के साथ हमने टेस्ट किया था किसका, अभी थोड़ी देर पहले हमने टेस्ट किया था आयरन का, वही रिपीट किया हमने Zn2+ के लिए। इस बार Zn2 बाहर बैठ जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट है सारे के सारे। फिर उसके बाद अपन टेस्ट करते हैं ग्रुप नंबर 5 के। तो भारत सरकार की जय। इसके अपन ग्रुप रिएजेंट क्या डालते हैं, अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं, जिसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा भी मौजूद होती है, साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी होता है। तो बेस्ट तो क्या है भैया, अपना फ्लेम टेस्ट करो, निपटाओ, छुट्टी कर दो, क्योंकि उसके अलावा जो भी टेस्ट है वो बकवास है, उससे कंफ्यूजन ही होती है। तो आपको मैंने तीनों के कलर बता दिए थे, है ना, तीनों के कलर मैंने आपको दिखाए थे। एक बार देखना चाहते हो तो बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड कैल्शियम, तीनों का कलर आपको मैं वापस फिर से दिखा देता हूं। फ्लेम टेस्ट ही किया जाता है। भारत सरकार से दोबारा वापस मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, इसीलिए ये मैं चित्र लेकर के आया था ताकि आपको अंदाजा रहे। तो अब हमें स्ट्रोंशियम की आवश्यकता पड़ जाएगी। ये रहा आपके पास बेरियम, एप्पल ग्रीन, ये रहा स्ट्रोंशियम, भारत सरकार, ये रहा कैल्शियम। ये तीनों लोग, ये 3 लोगों की आपको आवश्यकता पड़ती है। ये टेस्ट करना है, छुट्टी। अदरवाइज उसके बाद सॉल्युबिलिटी या फिर पीपीटी के बेसिस पर आप टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको परेशान करके ही छोड़ेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 के अंदर है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटासियम। सोडियम और पोटासियम के लिए अपने पास अल्कली वालों के लिए कोई टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं है। मैग्नीशियम 2+ बनता है, आप डालेंगे यहाँ पर NaHPO4 और ये दोनों को आपस में गुलू गुलू करके एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो आपने जितनी भी चीजें आज मुझसे सीखी मेरे दोस्तों, मैंने करीबन करीबन यहाँ पर जेईई एडवांस के सारे सवालों को इंक्लूड कर दिया। जैसे कि ये हुआ नंबर 1, फिर उसके बाद 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8। जेईई मेंस के भी कुछ कुछ सवाल हैं, देखेंगे आप। जेईई मेंस के भी कुछ कुछ सवाल हैं जो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक प्रकार से टफ है, लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे आपके सारे सवाल बन जाने चाहिए। तो ये सारे के सारे सवाल मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सारे के सारे क्वेश्चन को हैं जो कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन को आप जरूर करना, जरूर करना।
ये सारे के सारे सवाल, जेई मेंस के भी सवाल हैं इसके अंदर, जेई एडवांस के भी सवाल हैं। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज गिवन बाय, देखो आज ही हमने सीखा है, आज ही अभी हमने सीखा है, ये भी कर लेना। ये सारे के सारे सवाल, ये सभी के सभी सवाल मैंने आपको ग्रुप नंबर 1, 2, 3 मैच करवा रहा है। बताओ बेसिक रेडिकल को 1, 2, 3 में कौन कौन आता है, बताइए। ये नहीं हो पाएगा तो क्या हो पाएगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूं मेरे दोस्तों। सॉल्ट एनालिसिस को, इस लेक्चर को आप कम से कम 2, 3, 4 बार, जितनी आवश्यकता आपको पड़ती है 2, 3, 4 बार तो जरूर देखना। उसके बाद आपको चीजें याद हो जाएंगी। अपने हिसाब से एक चार्ट बना लो, सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। मिलाया है दो चीजों को, घुमाया है, फिर एक कोई रिएजेंट डाला है, रिएजेंट याद हो तो आपको पता चल जाएगा। डाइल्यूट HCl डाला पहले, काम नहीं बना तो अब आप H2S गैस के डाल के देख लो। अगर काम नहीं बना फिर उसके बाद कौन से H2SO4 डाल के देख लो। काम नहीं बना तो आप कुछ भी, मतलब रिएजेंट बदलते जाना है, रिएजेंट बदलते जाना है। और हमको ये पता रहता है कि वेट टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लेम टेस्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बोरेक्स बीड के अंदर कोई पर्टिकुलर जो कैटायन है डी ब्लॉक वाली, उनका क्या कलर रहता है, जैसे कि कॉपर है, क्रोमियम है, या फिर कोबाल्ट है, इनका कलर आपको पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, ग्रुप नंबर 1 के अंदर कौन कौन है, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 0 में कौन कौन है, ये सब पता होने चाहिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं सॉल्ट एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए।